स्वागत है आप सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो हम लोगों का साइंस का सेशन रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस के जो लक्ष्य सीरीज कह के सेशन को स्टार्ट किया गया है, उस लक्ष्य सीरीज में हम लोग जो है वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज जो होगा वो होगा पार्ट 3 होगा, है ना। क्या होगा? पार्ट 3 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे आगे आने वाले यानी आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा यानी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा झारखंड उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और एलडीसी, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये सीरीज को लाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो करवाया जा चुका है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग पार्ट 3 लक्ष्य सीरीज को देखेंगे। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है? ये बहुत भी व्यापक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और खासकर जो है 10th 12th के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है डिक्टेयोसोम और चौथा जो है वो है ऑक्सीसोम। क्या है? ऑक्सीसोम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मघाती थैली। कोशिका का एक अंग है लाइसोसोम जो कि राउंड में होता है, गोलाकार इसकी आकृति होती है और ये जो होता है लाइसोसोम ना, इसको आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था तो ध्यान रखिएगा डी डुवे। कौन? डी डुवे। डी डुवे जो है एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसका खोज किया था? लाइसोसोम का खोज किया था। कब किए थे? तो 1958 में। ईयर बता दे रहे हैं, साइंस में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से समझिए, ये जो थैली होती है ना, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे समझिए, ये जो लाइसोसोम होता है ना, मान लेते हैं ये लाइसोसोम है, इसके अंदर जो है एक एंजाइम्स भरा होता है। क्या होता है? एंजाइम भरा होता है और उस एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलाइटिक। ध्यान दीजिएगा, क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या नाम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कहाँ रहता है? तो लाइसोसोम के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक कोशिका है मान लेते हैं और इस कोशिका के अंदर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को ऐसा लगता है कि कोशिका जो है वो सुरक्षित नहीं है, मतलब ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या करता है? खुद को जो है अपने जो है ये फट जाता है। कौन? लाइसोसोम। और अपना एंजाइम्स जो है ना, ये पूरे कोशिका में ये क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहता है? इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये खुद सुसाइड कर लेता है। क्यों? कोशिका को बचाने के लिए। उसको लगता है कि कोशिका जो है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए अपने आप को ये बलि चढ़ा देता है, एक तरह से, मतलब सुसाइड कर लेता है। अगला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। डिक्टेयोसोम की अगर हम लोग बात करें तो गोल्जी उपकरण जो है, कोशिका का अंग, इसको अगर हम लोग देखें तो गोल्जी उपकरण जो है ना, ये पादप कोशिकाओं में डिक्टेयोसोम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़े और अगला क्वेश्चन है,
कोशिका के किस अंग को ऊर्जा ग्रह या बिजली घर कहा जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को यहाँ से बताते जाएंगे। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, डिक्टियोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होगा? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का रचना जो है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अंदर का इसका जो लेयर होता है वो मुड़ा हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। यानी इसके दो परत होते हैं, दो आवरण होते हैं। बाहर वाला आवरण जो होता है वो चिकना होता है और अंदर वाला मुड़ा हुआ होता है। ये जो मुड़ा हुआ छड़ के आकार का रचना होता है ना, यहीं पे क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिका का जो अंग माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ऊर्जा गृह या तो बिजली घर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में संचित रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, एटीपी के रूप में संचित रहता है ऊर्जा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यानी मानव का जो शरीर है, ठीक है, उसमें विटामिन ए का भंडार कहाँ पे होता है? फुफ्फुस में होता है, यकृत में होता है, वृक्क में होता है, या फिर त्वचा में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित होता है, ठीक है, वो कहाँ पे संचित होता है? तो ये यकृत में संचित होता है, यानी लीवर में संचित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी बीमारी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा इसको पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रतौंधी बीमारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भूखा व्यक्ति है, शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा का, ग्लाइकोजन का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का? देखिए कोई भूखा व्यक्ति है, 4 दिन से 8 दिन से 10 दिन से नहीं खाया है, ठीक है। अब वो उसके शरीर में जो है ना कुछ संचित भंडार है, जिससे उसको क्या है कि भूख मिटेगा और उसको ऊर्जा भी देगा। तो सबसे पहले किस भंडार को वो लेगा, यानी उपयोग करेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा यहाँ पे संतुलित आहार की अगर हम लोग बात करें तो संतुलित आहार में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? एक मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, आगे अगर हम लोग बात करें तो खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो विटामिन हो जाएगा, जल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से समझिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है और ये जो वसा है, ये दोनों शरीर को क्या देता है? तो ये दोनों खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण ही हम नित्य डेली का जो कार्य होता है उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को क्या देता है? अगर हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे सोयाबीन खाए, दाल खाए, चना खाए, ठीक है, तो प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को वो क्या देता है? तो शरीर का वृद्धि विकास करता है, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा शरीर को तो बच्चा जो है व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। वृद्धि विकास करता है। खनिज लवण और जल, विटामिन, ये सब जो है ये कम मात्रा में शरीर को जरूरत होता है, लेकिन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब कोई व्यक्ति फास्टिंग में रहता है
अब उस समय क्या है कि वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, ना ही वो वसा ले रहा है। क्या घी तिल वो खाता है? अनाज खाता नहीं? खाता, फास्टिंग रहता है। तो अब उस समय जो है उसके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलता है? तो व्यक्ति जो होता है ना वो क्या करता है, जो शरीर में जो पहले का, जैसे हम मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिए हैं, ठीक है, तो इस ऊर्जा को जो है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ये इसको संग्रह करके रख देता है। किस लिए संग्रह करके रखता है? ताकि जब हम फास्टिंग में रहे तो इसका हम प्रयोग कर सके और हमारा जो शरीर है वो इनर्जेटिक रहे, है ना। तो वही कह रहा है, कोई भूखा व्यक्ति है शरीर के किस भंडार का सबसे पहले प्रयोग करेगा? तो ग्लाइकोजन का करेगा, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, ताकि जब हम खाना नहीं खाए तो वो जो है उपयोग कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा क्रोनोमीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्रोनोमीटर होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है 3 सोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और बोलोमीटर, ठीक है, ये तीनों आप लोग के लिए है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि इससे जो है क्या चीज को मापा जाता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अपने भी खोजने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जो है एक चीज खोजने के चक्कर में आप ज्यादा चीजों को पढ़ सके, है ना। तो ये तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमको। अगला क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, क्वैकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। यानी जो कवक होता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग मशरूम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कवक होता है इसका स्टडी जो होता है, अध्ययन जो होता है, वो जीव विज्ञान के किस शाखा में होता है? तो माइकोलॉजी में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो समझिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। काई, आप नाम सुने होंगे ना, बरसात के दिन में देखते हैं काई लग जाता है जहां पे भी पानी रहता है। तो वही काई मतलब शैवाल का जो अध्ययन होता है वो किस जीव विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और हमेशा माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में क्या करता है? कंफ्यूजन पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। वायरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन होता है, यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वैकोलॉजी जो है वैसा कुछ नहीं है। आगे चलिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, स्टार्च की, काइटिन की, क्रेटीन की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइटिन की, ठीक है। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए, इसका हम जिक्र किए थे, वहाँ जिक्र किए थे पौधे का, है ना। तो पौधे की कोशिका भित्ति के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज से बना होता है, ध्यान रखिएगा। ये बराबर पूछा जाता है और यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। सेल्यूलोज क्या है? तो एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है ये। स्टार्च की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछे तो। काइटिन जो है ये क्या है? तो ये कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन से बनी होती है। अगला है किरेटिन। किरेटिन जो होता है एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो आपके क्या कह सकते हैं, बालों में, ठीक है, और नाखून में ये पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाल और नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन पूछा जाता है तो क्या है? किरेटिन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, हम अदर यूट्यूबर के जैसा जब भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बीच में हमको बकबक करने का आदत नहीं है। इसीलिए
एकदम कंटिन्यू जो है वो मेरा क्लास चलता रहता है। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। कॉर्टोकॉल्स के नाम से, या फिर कॉप्रोफिलस के नाम से, या फिर क्रेटेनोफिलस, या फिर एस्परजिलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉप्रोफिलस। गोबर पर जो उगता है कवक उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉपरफिलस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें कि नाखून और बाल में उगने वाला जो कवक होता है ना उसको कहा जाता है किरेटिनोफिलस। कहाँ पे, नाखून और बाल में जब कवक लग जाएगा ना तो उसको कहा जाता है क्रेटिनोफिलस। ठीक है, आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कह रहा है कॉर्टोकॉल्स। ये जो कॉर्टोकॉल्स होता है और एस्परजिलस जो होता है ना ये एक प्रकार का कवक होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है। पेनिसिलियम का, म्यूकर का, एस्परजिलस का, ईस्ट का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेनिसिलियम का। पनीर उद्योग में पूछ रहा है कि जो पनीर जहाँ पे बनता है, ठीक है, वहाँ पे किस कवक का उपयोग होता है, तो पेनिसिलियम का। या तो एक दूसरा कवक भी नाम है जो पनीर उद्योग में प्रयोग होता है, एक तो आपका पेनिसिलियम हो गया और दूसरा जो होता है वो होता है एस्परजिलस। एस्परजिलस ये याद रखिएगा, ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये दोनों जो है क्या है, ये कवक है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, पनीर उद्योग में होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे अगर जाएं तो कहता है कि ये ईस्ट क्या है। तो ईस्ट की बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट जो है ये सबसे पहले एक कोशिकीय जीव है, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका शरीर की संरचना जो है एक कोशिका से निर्मित है। दूसरा बात क्या है कि ये जो ईस्ट है ये मृतोपजीवी कवक है। ये कैसा है, तो मृतोपजीवी कवक है ये। ठीक है, यानी ईस्ट भी एक प्रकार का क्या है, कवक है। अब ये जो ईस्ट है ना इसके पास क्या है, कवक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि कवक जो है अपना भोजन नहीं बना पाता है। ठीक है, क्योंकि एक पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा पानी हो जाएगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जो है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल नहीं है तो वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसका आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबों को। आगे चलते हैं। ईस्ट का उपयोग किसे बनाने हेतु किया जाता है, अल्कोहल का, बियर शराब का, डबल रोटी का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्कोहल को जब बनाया जाता है तो उस टाइम जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बियर शराब भी बनता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी भी होता है तो उसको फुलाने के लिए जो है ना ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ईस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अल्कोहल बनाने में, बियर शराब, डबल रोटी बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। कॉपर है, अल्युमिनियम है, आयरन है या फिर जिंक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा Cu जो होता है वो किसका प्रतीक है, तो ये कॉपर का है। ठीक है, यहाँ से भी कभी पूछ दे सकता है। Al मतलब एल्युमिनियम की बात कहा जा रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम। Fe मतलब हो गया आपका आयरन। Zn का मतलब क्या हो गया, जिंक आनी जस्ता हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विद्युत का सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। देखिए अगर यहाँ पे
जो है चांदी होता, ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो कौन होता है? चांदी होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में कॉपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका इस ऑप्शन के अनुसार जो है कॉपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को, टंगस्टन को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, वायु के संपर्क में आएगा तो ये आग पकड़ लेगा तुरंत, ठीक है, क्या करेगा? ये आग पकड़ लेगा। इसी कारण है कि इस अभिक्रियाशीलता जो ये सोडियम का है उसको कम करने के लिए किरोसिन तेल में डुबाकर इसको रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक एक प्रकार का क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्रण है, या फिर उपधातु है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गंधक जो होता है वो क्या है कि एक प्रकार का ये अधातु है, ठीक है, क्या है? ये अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा और एक अन्य धातु का मिश्र धातु को कहते हैं? पित्तल कहते हैं, अमलगम कहते हैं, कांसा कहते हैं, या फिर सोल्डर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमलगम कहते हैं। अब यहाँ से पलटा के आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमलगम क्या है, तो क्या होगा? पारा और एक अन्य धातु का जो मिश्र धातु होगा, ये दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अमलगम हो जाएगा, है ना। अब अमलगम को सरंस भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर सरंस नाम से पूछ दे तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो अमलगम होता है ना, इसका उपयोग कहाँ होता है ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो उपयोग इसका जो मेन होता है उसको यहाँ पे आप समझिएगा कि किसी का मान लेते हैं कि दांत जो है ना ये सड़ गया है, ठीक है। अब सड़ गया है तो क्या है कि वहाँ पे जो है एक कैविटी बना दिया है, मतलब एक छिद्र बना दिया है। इस कैविटी को भरने के लिए जो है ना दांत का ये जो छिद्र सड़न के कारण बन गया उसको भरने के लिए अमलगम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अमलगम का इस्तेमाल जो होता है दूसरी अगर जगह पर हम लोग देखें तो सोना का जो चट्टान होता है, ठीक है, या रेत होता है, या फिर उसको दूसरी चीज़ों से अलग करने के लिए फिर वहाँ पे अमलगम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये दो जगह याद रखिएगा, एक दांत का जो सड़ जाता है उसको कैविटी को भरने के लिए, और दूसरा सोना का चट्टान जो होता है उससे रेत या फिर मिट्टी जो सब ये सब मिला हुआ है ना उसको अलग करने के लिए अमलगम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि पित्तल मिश्र धातु है। सबसे पहले तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपका निकल रहा है, पूछ सकता है कि पित्तल क्या है। तो पित्तल जो है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट। अब कह रहा है कि पित्तल मिश्र धातु किस किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है। Cu प्लस Hn, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Au, Cu प्लस Al। तो पित्तल यहाँ पे समझिए दो ही चीज यहाँ पे कंफ्यूजन डालता है। पित्तल जो होता है ये कॉपर और जस्ता से मिलकर बना होता है मिश्र धातु, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में कॉपर और जस्ता है। Cu मतलब कॉपर हो गया, Zn मतलब क्या हो गया? जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से एक पूछता है कांसा का, तो कांसा में देखिए Cu तो होगा ही होगा, यानी कॉपर रहेगा, प्लस इसमें जो है ना Sn, Sn मतलब क्या हो गया? टीना।
टीन, यानी कॉपर में अगर टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा, और कॉपर में अगर जस्ता मिला देंगे तो वो पीतल बन जाएगा। ठीक है, बस दो ही यहाँ से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन क्लास को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, हम बीच में देखिए कभी नहीं रुकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इस प्रकार का वीडियो हमेशा लाते रहे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि चैनल जो है वो आगे जाए और आप सबों के लिए इसी प्रकार का क्लास जो है वो हमेशा लाते रहे। क्योंकि अभी देखिए चैनल नया है, 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होगा तब तक जो है हमको लाइव आने नहीं देता है। ठीक है, हम लाइव आने का ये सब क्लास जो है लाइव आके ही करवाने का मेरा इरादा था, लेकिन लाइव आने ही नहीं देता। तो थोड़ा सा चैनल को ग्रो कीजिए ताकि हम आप सबों के लिए कुछ कर सकें। चलिए, और ये जो है अगला क्लास में हम लोगों का लक्ष्य सीरीज 4 होगा। ठीक है, इसका 3 जो है सीरीज आपको दिया जा चुका है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल छपेगा, एकदम उसी उम्मीद से इस सीरीज को लाया गया है, इसीलिए स्किप मत कीजिए, इसको देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।